हेलो दोस्तों। मेरा नाम है तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं द प्लानर चैनल। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन के बारे में कि आपको अपना होम लोन पहले चुकाना चाहिए या एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपका एक डिसीजन आपको लगभग 50 लाख रुपए का पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टॉपिक्स के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज जैसे कि हमने टॉपिक डिस्कस किया है कि हम बात करेंगे कि आपको अपना होम लोन पहले चुकाना चाहिए या एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो उनके जो बेनिफिट्स होते हैं पहले हम वो डिस्कस करेंगे कि अगर आप अपना होम लोन या लोन पहले चुकाते हैं तो उसमें आपको एक काइंड ऑफ गारंटीड रिटर्न मिलता है जो कि आपकी लोन की इंटरेस्ट रेट के इक्वल में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप साल के 1 लाख रुपए अगर इंटरेस्ट के रूप में पे कर रहे हैं और आपने अपना होम लोन रीपेमेंट कर दिया है तो वो 1 लाख रुपए आपकी एक तरह से सेविंग हो रही है हर साल। वहीं पे अगर आप एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं, किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां पे आपको 12 से 15% का एवरेज मार्केट बेस्ड रिटर्न मिल सकता है। हालांकि यह अनसर्टेन होता है और इसमें प्री टैक्स रिटर्न होता है। तो आपके हिसाब से आपको क्या सही लगता है, गारंटीड सेविंग वर्सेज एक पोटेंशियल प्रॉफिट? तो हम उसी को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो एक ब्रेक इवन पॉइंट होता है दोनों के बीच कंपैरिजन का, या रूल ऑफ थंब जिसे हम कह सकते हैं, कि अगर आपका पोस्ट टैक्स एसआईपी रिटर्न ज्यादा है होम लोन के इंटरेस्ट रेट से तब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन वहीं पे अगर आपका एसआईपी रिटर्न कम है लोन के इंटरेस्ट रेट से तो आपका प्री पेमेंट विन करता है। जैसे अगर आपकी होम लोन की ईएमआई 9% है और एसआईपी आपका 12.5% दे रहा है कि एक्सपेक्टेड प्री टैक्स रिटर्न है, मतलब पोस्ट होने के बाद, तो ये दोनों के लगभग इक्वल रिटर्न पे आएगा। अब हम इसको बात करते हैं एक एग्जांपल के साथ कि लेट से अगर एक इन्वेस्टर ए है जो हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करता है 9% की इंटरेस्ट के साथ, तो उसके अपने लोन को 4 साल पहले चुका लेगा और उसके अलावा अमाउंट में सेव करेगा। वहीं पे अगर ये सेव पर्सन अगर 5,000 रुपीज पर मंथ का इन्वेस्टमेंट करता है तो वो अपने करीबन 50 लाख रुपए की वेल्थ को ऐड कर लेगा। तो लॉन्ग टर्म पे अगर हम बात करें तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके जो इंटरेस्ट है उसको काफी अच्छे मार्जिन से बीट करती है। अब यहीं पे हम इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे कि जैसे देखिए, अगर आपने 50,000 रुपए का 50 लाख रुपए का होम लोन लिया है और उसके ऊपर आपका 20 साल का लोन टेन्योर है, तो अप्रोक्स आप 48,700 रुपीज का मंथली ईएमआई आपकी आएगी। और आप टोटल टेन्योर में 1,22,09,000 रुपए लगभग आप प्रीपेमेंट करेंगे। ये प्रीपेमेंट आपके सारे इंटरेस्ट, डाउन पेमेंट सबको कवर करके कैलकुलेट किया है। वहीं पे अगर आप इसमें एक मंथली 5,000 रुपीज का एक पार्शियल प्रीपेमेंट ऐड कर देते हैं तो आपकी ईएमआई 5,000 रुपीज बढ़ जाएगी, वो हो जाएगी 53,736। लेकिन आप जो टोटल जो फाइनल पेमेंट करेंगे वो करेंगे 1,04,89,000 रुपए का, जबकि पहले हमने बात की थी 1,22 लाख रुपए की। तो यहाँ पे लगभग 17 साढ़े 17 लाख रुपए आप बचा लेंगे टोटल इंटरेस्ट में पूरे के पूरे 20 साल में, जो कि एक अच्छा अमाउंट है, इसको कोई हम मना नहीं कर सकते। लेकिन सेम टाइम पे अगर आपने 5,000 रुपए की एसआईपी करी जिसमें आपने 20 साल के लिए इस एसआईपी को कंटिन्यू किया, तो 20 साल बाद ये लगभग आपको 52 लाख रुपए आपके देगा। ये हालांकि प्री टैक्स अमाउंट है और इस पे क्योंकि हमारा लगभग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अप्लीकेबल होगा, तो इवन उसके बाद भी जो रिटर्न आपको मिलेगा वो रिटर्न इस 17 लाख से काफी ज्यादा होगा। तो जैसा कि हमने अभी चेक किया कि अगर आप अर्ली स्टार्ट करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट, कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा, जो कि आपके लिए काफी अच्छा एड ऑन हो सकता है। तो पहले रूल की बात करते हैं कि सबसे पहले
हमें कब प्रीपेमेंट पे फोकस करना चाहिए। अगर हमारी लोन की इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा, लेट से 10% 11% है, जैसे कोई एनबीएफसी से हमने होम लोन ले रखा है, या कोई दूसरे टाइप का लोन है जैसे कार लोन या पर्सनल लोन जिनकी इंटरेस्ट रेट ज्यादा होती है, या वर्स्ट केस सिनेरियो की अगर मैं बात करूँ कि आपने क्रेडिट कार्ड का लोन ले रखा है जो कि 30% 40% के लिए लेते हैं, तो उस केस में सबसे बढ़िया है कि आप अपने लोन्स को प्रीपेमेंट कीजिए, क्योंकि उनका जो गारंटी रिटर्न होगा वो अनबीटेबल होगा, और जो एक मेंटल पीस मिलेगी उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। वहीं सेकंड चीज, अगर आपने अर्ली लोन स्टेज में है, जैसे अगर आपने लोन स्टार्ट ही किया है, तो आप अगर उसका शुरुआत में हम उसका ईएमआई में मोस्टली इंटरेस्ट पार्ट होता है, जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ती जाती है प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ जाता है। इसका अगर मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि शुरुआती ईयर्स में कैसे जो प्री इंटरेस्ट पार्ट है वो देखिए कितना ज्यादा होता है, लेकिन जैसे 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 हमारे ईयर्स बढ़ते, नंबर ऑफ ईयर्स बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे इंटरेस्ट का पोर्शन कम होता जा रहा है। तो अगर आप अर्ली स्टेज में हैं तो आपके लिए लोन प्रीपेमेंट काफी अच्छा होगा, क्योंकि वो आपके इंटरेस्ट पार्ट को कम करेगा। अगर आपके पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं है तो उसको बिल्ड करिए। इमरजेंसी फंड हमेशा होना चाहिए, क्योंकि हमें फ्यूचर का कोई आइडिया नहीं होता, तो फ्यूचर में हमें काफी हेल्प मिलती है। और एक डेप्थ फीस से एक सिक्योरिटी जो लाइफ में आती है उसका कोई कंपेरिजन नहीं, कि अगर आपने, लेट से आप जिस मकान में रहते हैं आपने उसी में होम लोन ले रखा है, लेकिन आप, एक चीज आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि आपकी इनकम श्योर नहीं है, इनकम कभी भी गारंटीड नहीं होती। कोविड टाइम पे हमने देखा था कि कैसे लोगों की जॉब्स चली गई थी, मार्केट में रिसेशन आते हैं लोग अपनी जॉब्स खो देते हैं। तो ऐसे टाइम पे अगर आपके लोन की ईएमआई चलती रहेंगी तो वो आपके लिए काफी एक्स्ट्रा बर्डन बना सकती है। तो उन केसेस में हमें हमेशा लोन के प्रीपेमेंट को फोकस करना चाहिए। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे अगर हम एसआईपी के थ्रू ग्रोथ करते हैं तो हम हमारे अमाउंट को भी अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं, और वो हमें लॉन्ग टर्म पे काफी सपोर्ट भी कर सकता है। जैसे अगर हमारे लोन की इंटरेस्ट रेट कम है, 8.5% से कम है, लेट से 7% 8% है, जब ये भी, जैसे अभी मार्केट में क्योंकि आरबीआई ने रेपो रेट कम कर रखी है, तो होम लोन जनरली 7.5 से 8% की रेट पे मोस्टली बैंक्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो उन केसेस में हम एसआईपी के ऊपर कंसिडर कर सकते हैं। अगर हम बात की लोन स्टेज में, लेट से हमने 10 साल ऑलरेडी पे कर दिया है, ईएमआई चुका दिया, तो उन केसेस में अगर हम लोन का प्रीपेमेंट कर भी देते हैं तो इंटरेस्ट का जो पोर्शन होता है वो काफी कम होता है, जैसा कि अभी मैंने आपको ग्राफ में दिखाया था। और अगर उसकी, हमारे पास लॉन्ग होरिजन है, जैसे 15 से 20 साल की अगर ड्यूरेशन है, तो एसआईपी का जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है वो आपके लिए काफी अच्छा एड ऑन बेनिफिट होता है। उसके अलावा जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि टैक्स बेनिफिट भी आपको मिलता है। तो अगर आप लोन का प्रीपेमेंट चुकाते हैं तो सेक्शन 24 के तहत हमें साल का 2 लाख रुपए पर ईयर इंटरेस्ट पेड पे टैक्स रिबेट मिलती है, और ये सेक्शन 83 के तहत हम 1.5 लाख का प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट भी ले सकते हैं। लेकिन ये जो टैक्स रिबेट है ये हमें यहाँ पे सिर्फ ओल्ड टैक्स रेजिम में मिलती है, न्यू टैक्स रेजिम में हमें ये बेनिफिट नहीं मिलते हैं। तो अगर हम ओल्ड टैक्स रेजिम में को फॉलो करते हैं तो आपकी अगर लोन की इंटरेस्ट रेट 9% है तो वो आफ्टर टैक्स अप्रोक्स 7.5% ही रह जाती है, जो कि आपका इन्वेस्टिंग के लिए एक बेटर केस को प्रिपेयर करती है। लेकिन यहाँ पे एक जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है और जो मेरा पर्सनल फैक्टर है, पीस ऑफ माइंड फैक्टर। पीस ऑफ माइंड बेसिकली कि अगर किसी के भी आपके ऊपर एक जीरो डेप्ट होता है तो वो आपके लिए एक जीरो स्ट्रेस का काम होता है, और आपको एक साइकोलॉजिकल पीस देता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि लेट से अगर आपकी, आप सोल अर्नर है फैमिली में और कल को कुछ मिसहैप होता है, या आपकी अर्निंग स्टॉप हो जाती है ड्यू टू सम रीजन, आपने जॉब लॉस कर ली, आप कैरियर में ब्रेक लेना चाहते हैं, तो उस केसेस में अगर आप डेप्ट फ्री लाइफ है तो वो डिसीजन आप बेटर तरीके से ले सकते हैं। इवन आप अगर आप कैरियर में भी कुछ और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कुछ नई चीजें ट्राई करना चाहते हैं, तो अगर आप डेप्ट फ्री लाइफ जी रहे हैं तो उन डिसीजन को आप बेटर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपने, मान लीजिए आपकी 50,000 60,000 70,000 रुपए की अगर एक ईएमआई जा रही है तो आप उन डिसीजन को इतना इजीली नहीं ले सकते। वहीं एसआईपी का जो बेनिफिट होता है वो जनरली वेल्थ क्रिएशन से रिलेटेड होता है, क्योंकि आप इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपकी ग्रोथ होगी ही। तो उसका हम ये भी कर सकते हैं कि हाइब्रिड अप्रोच रख सकते हैं कि एसआईपी को भी कंटिन्यू करें, लेकिन कुछ पार्ट को हम प्रीपेमेंट में कर सकते हैं। जैसे अगर हम
साल में एक एक्स्ट्रा ईएमआई भी पे करते हैं, तो लॉन्ग टर्म पे वो भी हमें काफी अच्छा बेनिफिट दे सकती है। तो जो फाइनल प्लान मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा वो ये कि सबसे पहले तो अपना एक इमरजेंसी फंड बनाइए। इमरजेंसी फंड आपके 6 मंथ के एक्सपेंस के बराबर होना चाहिए। लेट्स से अगर आपका मंथली एक्सपेंस 40,000 रुपये है, जो कि आपके सारे एक्सपेंसेस को कवर करता है, आपकी सारी ईएमआईज को कवर करता है, तो आपका जो इमरजेंसी फंड है वो अप्रोक्स 2.5 लाख रुपए का होना चाहिए, जो ताकि वो सारे इन चीज़ों को कवर कर सके। और इस इमरजेंसी फंड को आपको जनरली कुछ पार्ट एफडी में, कुछ पार्ट किसी डेप्ट प्रोडक्ट में रख सकते हैं, ताकि जरूरत के समय आप इजीली इसको विड्रॉ कर सकें। सेकंड, अगर आपका लोन की इंटरेस्ट रेट 9% या उससे ज़्यादा है, तो उसका कुछ अमाउंट प्रीपे कीजिए ईयरली, ताकि आपको इंटरेस्ट में से काफ़ी अच्छा पोर्शन आप सेव कर सकते हैं। क्योंकि ये जो अमाउंट है, अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में है या एक अनसर्टेन लोन है जैसे क्रेडिट कार्ड लोन, कार लोन, तो उन पे आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। तो उन केसेस में ये आपका एक तरह से पोस्ट टैक्स आप 9% इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो आपको एक काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा अगर ये आप लोन को प्रीपेमेंट कर देते हैं। वहीं अगर आपका लोन का इंटरेस्ट रेट 9% से कम है और आपको प्लस टैक्स का बेनिफिट भी मिल रहा है, तो आप अपना एसआईपी में इंक्रीज कर सकते हैं, या आप एक जनरली 3-1 रूल को फॉलो कर सकते हैं कि आप 3 रुपीज एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, 1 रुपीज प्री पेमेंट कर सकते हैं। मीन्स आप 75% एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और 25% प्री पेमेंट कर सकते हैं, ताकि आपको एक वेल्थ भी क्रिएट होती रहे। वहीं आपका लोन अगर जल्दी चुकाएंगे तो एक डेप्ट फ्री सिक्योर पीस ऑफ माइंड लाइफ भी आप जी सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आप मुझे बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। हमने प्रीवियसली एक वीडियो बनाया था कि 5 बिगेस्ट रिटायरमेंट प्लानिंग मिस्टेक। आप उस वीडियो को भी गो थ्रू कीजिए और मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक को कवर करें, तो आप मुझे उसको बारे में बताइए, ताकि हम उन टॉपिक्स को भी कवर कर सकें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी कमेंट्स में शेयर कीजिए, ताकि अगर हम हेल्थी डिस्कशन कर सकें। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। थैंक यू एवरीवन, बाय।